हेलो मित्रों, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग दीर्घाकार आधुनिक आवर्त सारणी का आगे का एपिसोड इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। कल की डेट पर हम लोगों ने पढ़ा था आवर्तों के बारे में, आवर्तों की संख्या, किस आवर्त में कौन से तत्व आते हैं, किस आवर्त का क्या नाम है, इसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर किया था। आज हम लोग दीर्घाकार आधुनिक आवर्त सारणी में पढ़ने वाले हैं वर्ग। क्या पढ़ेंगे? वर्ग। तो बच्चों, जो वर्गों की संख्या है वो कुल 18 है। वर्ग कितने हैं? 18। तो इसे आप लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। कुल वर्गों की संख्या कितनी हो गई? 18। ठीक है। हर एक वर्ग के अंदर उपवर्ग है। हर एक वर्ग के अंदर उपवर्ग है। इसे कहेंगे फर्स्ट ए उपवर्ग, इसे कहेंगे सेकेंड ए उपवर्ग, इसे कहेंगे थर्ड बी, इसे कहेंगे फोर्थ बी, इसे कहेंगे फिफ्थ बी, इसे कहेंगे सिक्स्थ बी, इसे कहेंगे सेवंथ बी, और इसे यहां से यहां तक 8 9 10, 8 से लेकर 9 और 10, इन तीनों को सामूहिक रूप से कहेंगे 8b। 8b इस 8 9 और 10 वर्ग में जो एलिमेंट्स आते हैं वो अनडिवाइडेड है, अविभाजित है। ठीक है ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में भी ये इसी प्रकार थे और यहां पर भी वो इसी व्यवस्था में होंगे। इसके बाद अब ये है आपका फर्स्ट बी, ये है आपका सेकेंड बी, ये आपका है थर्ड ए, ये है आपका फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन ए, और इसे 8 ए, इसे जीरो ग्रुप भी कहते हैं, जीरो ग्रुप। ठीक है। ये जो पहले से लेकर दूसरे तक है, वर्ग 1 से लेकर वर्ग 2, इसे हम एस ब्लॉक कहते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं। वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक, कहां तक? वर्ग 12 तक, ये आते हैं पी ब्लॉक के अंदर। पी ब्लॉक के अंदर। कौन से पी ब्लॉक के अंदर? ये भी, ये 9 से लेके 12 तक, ये भी पी ब्लॉक का ही है। तो पी ना, पी ब्लॉक नहीं, डी ब्लॉक है बेटा, डी ब्लॉक, सॉरी डी ब्लॉक है। ठीक है, ये डी ब्लॉक के अंदर आता है, डी ब्लॉक। अब वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक, ये वर्ग 13 से वर्ग 18 तक ये आते हैं आपके पी ब्लॉक में। किसमें? पी ब्लॉक में। इसके बाद जो हम बात करें आधुनिक आवर्त सारणी में, जो हमारे ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक BLOCK, ब्लॉक जो है वो 4 है। आधुनिक आवर्त सारणी को 4 खंडों में, 4 ब्लॉक में बांटा गया है। वो है S, वो है P, वो है D और वो है F। यहां पर S आपने देख लिया, P आपने देख लिया, ये है, ये आपने D देख लिया, और F जो है, F ब्लॉक कहां है? तो F ब्लॉक D ब्लॉक के अंदर से निकलता है, D ब्लॉक के अंदर से निकलता है। क्लियर है ये बात? तो अभी हम लोग F ब्लॉक को जब आवर्त सारणी बनाएंगे तो बिल्कुल विधिवत ढंग से क्लियर करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है। अब ये बात आती है, ये जो 1 2 3 4 से लेके जो ये 18 तक है, 18 तक की जो ये व्यवस्था है, इन व्यवस्था को IUPAC ने दी थी।
IUPAC इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नदी थी। और इसके बाद ये जो उपवर्ग लिखे हुए हैं, ये जो उपवर्ग रोमन अंकों में लिखे हुए हैं, इन उपवर्गों को CAS पद्धति के द्वारा प्राप्त किया गया। केमिस्ट्री एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, केमिस्ट्री एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। तो क्लियर है, यहां पर आपको पता चल गया। IUPAC ने 1 से लेकर 18 तक ये दिया। उपवर्गों की बात CAS के माध्यम से हुई। क्लियर है। हम लोग अब आगे की ओर बढ़ेंगे, एस ब्लॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं इसे मिटाता हूं, एस ब्लॉक देखते हैं। तो देखिए, एस ब्लॉक की अगर हम बात करें, एस ब्लॉक यहां पे लिखता हूं मैं, एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के अंदर 2 वर्ग आते हैं, 2 वर्ग। आपको ऐसी एक कॉलम बना लेनी है, ठीक है। ये इसमें आपको एलिमेंट्स भरने हैं, मैं भी भर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हे ली ना करे रब से फरियाद, एलिमेंट्स फिलअप हो गए, ठीक है। अब इसके बाद यहां से एक आप दूसरी ऐसी स्तंभ को बनाएंगे। ये इसके आगे से लिखेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये ट्रिक है याद करने की। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम, ऐसे इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अब आप इसे ऐसे सेपरेट कर दे, अलग कर दे, ये देखिए, ठीक है। तो ये जो पहला एस ब्लॉक में, ये जो आप सबसे पहले, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एस ब्लॉक को। ये जो पहला स्तंभ देख रहे हैं ये है वर्ग 1, ये जो दूसरा स्तंभ देख रहे हैं ये है वर्ग 2। इन वर्गों के अंदर ये है उपवर्ग A और ये है उपवर्ग सेकंड A, उपवर्ग फर्स्ट A, उपवर्ग सेकंड A। क्लियर है। अब जो वर्ग 1 है, वर्ग 1, ये वर्ग 1 यानी फर्स्ट A, तो फर्स्ट A वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। बेटा ये जो हाइड्रोजन से लेके आप नीचे फ्रांसियम तक देख रहे हैं, इन्हें क्षारीय मृदा नहीं, क्षारीय धातु कहते हैं। ये है क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय धातु किसे कहते हैं, फर्स्ट ए, इन एलिमेंट्स को आप क्षारीय धातु कहते हैं। अब बात आती है क्यों ये हाइड्रोजन को छोड़ेंगे। हाइड्रोजन को छोड़ेंगे क्योंकि हाइड्रोजन का स्थान स्थित नहीं है, बाकी लिथियम से लेकर आप फ्रांसियम तक आने वाले हैं। क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पे एक बात बोलूं, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, छोड़ दिए, क्योंकि ये एस ब्लॉक में भी मिलेगा, पी ब्लॉक में, हैलोजन में भी मिलेगा, ठीक है। तो इसे छोड़ दीजिए। देख के बताइए एस ब्लॉक के अंदर कुल कितने तत्व हैं। एस ब्लॉक में गुणों के आधार पर क्या गुण है, ये सब के सब धातु है। एस ब्लॉक में गुणों के आधार पर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गुणों के आधार पर एस ब्लॉक में कुल कितने एलिमेंट्स हैं, 12। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबका करें, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एस ब्लॉक के अंदर 13 एलिमेंट्स शामिल हैं। कितने, 13। कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, बाबू हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, बाहरी कोष यानी s पर एक इलेक्ट्रॉन गया है, इसीलिए इसे फर्स्ट ए में रखा गया था। दूसरी बात, लिथियम एलाइड 3, 1s2 2s1, अंतिम इलेक्ट्रॉन s में गया और s में एक इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको s ब्लॉक के फर्स्ट ए श्रेणी पर रखा गया। जैसे इस प्रकार देखिए, सेकंड ए में कोई एलिमेंट्स ले लीजिए, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, 1s2 2s2
2p6 3s2। बेटा अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहा है? अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष पर जा रहा है। तो s उपकोष यानी s ब्लॉक दूसरा नंबर यानी कि दूसरे वर्ग में ये रखा गया है। क्लियर हो गए? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसमें कुल 13 एलिमेंट शामिल है। अभी दिमाग में ऐसा तो नहीं आ रहा कि सर जी 14 क्यों नहीं हो रहा? 14 क्यों? क्योंकि यहाँ पे जगह खाली है, तो यहाँ पे आप हीलियम क्यों नहीं रख देते? हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, 1s2, अंतिम इलेक्ट्रॉन 2 में चला जाता है, तो आप यहाँ रख दीजिए ना। लेकिन नहीं बेटा, ये हीलियम को अक्रिय गैस तत्व कहा जाता है और अक्रिय गैस तत्व को रैमसे नामक वैज्ञानिक ने दीर्घाकार आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18 में पोजीशन दी है। क्लियर है बात? चलिए, तो ये तो नहीं आने वाला, ये तो क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर होती है बात। अब ये बातें आती हैं बाबू कि फर्स्ट ए को क्षारीय धातु कहते क्यों हैं? क्योंकि इनका कोई भी एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो ऑक्साइड। एग्जाम्पल Na ऑक्सीजन के साथ यदि क्रिया कर ले तो बनाएगा Na2O। क्या बनाया? Na2O। बाबू क्या बना? सोडियम ऑक्साइड। तो ये S ब्लॉक के ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑक्साइड? फर्स्ट ए का ये ऑक्साइड है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सोडियम ऑक्साइड। लेकिन जब यही सोडियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया कर ले, पानी के साथ क्रिया कर ले, तो बना देता है NaOH। और NaOH क्या है? जवाब आएगा सर जी ये तो क्षार है, इसीलिए तो सोडियम को क्षारीय धातु कहते हैं। क्या बातें क्लियर हो गई? फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं क्योंकि इस वर्ग की धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है जो जल के साथ क्रिया करके क्षार बनाता है, इसीलिए इसे क्षारीय धातु कहते हैं। क्लियर है? अगर ऐसा सोचो कि सर जी क्या हम सोडियम को डायरेक्ट पानी के साथ क्रिया करा के NaOH नहीं बना सकते? तो जी नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता है सोडियम सीधे पानी के साथ क्रिया करके ज्वाला के साथ जल के विस्फोट पैदा कर देता है। इसी प्रकार दूसरा पोटेशियम, क्या पानी से क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं बना सकता? डायरेक्ट तो वो क्रिया करेगा ही नहीं, ठीक है। डायरेक्ट अगर आप इन एलिमेंट्स को जल के साथ क्रिया करोगे तो वो रिएक्शन नहीं देगा। हाईली रिएक्टेबल होता है, बहुत अधिक क्रियाशील होता है, सीधे जल के साथ क्रिया करके विस्फोट पैदा करता है, इसीलिए नहीं बनाता। तो क्या है? जो भी वर्ग 1 के एलिमेंट्स हैं सबसे पहले वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं और वो ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके क्षार बनाता है, इसीलिए फर्स्ट ए के एलिमेंट्स को क्षारीय धातु कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं सेकंड ए की ओर, है ना। सेकंड ए, आइए सेकंड ए की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड ए, तो बाबू अगर हम देखें सेकंड ए वर्ग यानी दूसरा वर्ग यानी कि सेकंड ए वर्ग, ठीक है। सेकंड ए वर्ग को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो भैया इस वर्ग में जो एलिमेंट्स आते हैं उनको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु लिख देने से कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वर्ग में जो भी तत्व आते हैं वो मृदा में पाए जाते हैं। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं बाबू, ऐसा नहीं सोचना है आपको। क्यों? क्योंकि मैं इसका कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। सुनिए, तो जो ये क्षारीय मृदा धातु है, ये क्षारीय मृदा धातु के ऑक्साइड
जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं तथा, अब ये तो कॉमन है, इसका कॉमन है कि क्षारीय धातु, मृदा नहीं था, क्षारीय धातु का जो ऑक्साइड बन रहा था वो जल के साथ क्रिया करके क्षार बनाता है। कॉमन तो इसके लिए भी है, क्षार बनाता है, लेकिन इसका क्षार कुछ तगड़ा है। क्या है? तथा इनका क्षार मृदा के समान ताप सह सकता है। क्या बात कह गया इसने? क्या बात कह दी कि भैया जो क्षारीय मृदा धातु है, ये क्षारीय मृदा धातु के ऑक्साइड कैसे बनाएंगे? क्षारीय मृदा धातु को एक एग्जांपल ले लो, जैसे कैल्शियम। कैल्शियम सबसे पहले किसके साथ क्रिया करेगा बाबू? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना, यानी कि बिना बुझा चूना। ये बना के आपके सामने ले आ दिया। तो ये देखो, क्षारीय मृदा धातु का ऑक्साइड ये है कैल्शियम ऑक्साइड। अभी ये कैल्शियम ऑक्साइड ना जब जल के साथ क्रिया करेगा बाबू, जल के साथ क्रिया करेगा तो बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार। तो ये जो एलिमेंट्स है वो क्षारीय मृदा धातु, यानी ये एलिमेंट्स क्षारीय मृदा धातु। अब मृदा धातु क्यों कहा गया? कि बाबू इसके जो ऑक्साइड बनते हैं ना, क्षारीय मृदा धातुओं के जो ऑक्साइड बनते हैं, ये यहाँ पे नोट कर सकते हैं, लिखना हो तो इनका ऑक्साइड ऐसे लिख दो, इनका ऑक्साइड मृदा के समान ताप सह सकता है। तो ये जो इनका ऑक्साइड बना है, इस ग्रुप के एलिमेंट्स के द्वारा ये जो ऑक्साइड बना है, इसमें चाहे आप जितना ज्यादा ताप लगा लो, हाई टेम्परेचर लगा लो, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर लगा लो, लेकिन फिर भी ये जलेगा नहीं। तो बातें क्लियर हुई? तो यहां तक हम लोग कंप्लीट करते हैं एस ब्लॉक को। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होगी। धन्यवाद।